मॉर्निंग मेरे शेर शेरनियों। और ये रेशम का दूसरे भाग का पार्ट है, एक आया था। कुछ स्वास्थ्य संबंध की वजह से, स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आपके बीच में क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। कल से पुनः सुबह 5 बजे वाली क्लास प्रतिदिन अपने समय ही आएगी। इसको याद रखिएगा, किसी भी स्थिति में अब क्लास आपकी डिले नहीं होगी। सुबह 5, रात्रि में 8 नियमित सोमवार से शनिवार क्लासेस आएंगी। 7 तारीख को आपका टेस्ट है, उसकी तैयारी करिएगा। चलिए पढ़ते हैं। सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। इसके पहले पढ़ा चुके थे। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकारी होते हैं, मतलब ये अपने शरीर को कंफर्टेबल फील कराते हैं। जानता और रेशों से बने होने के कारण ये ताप के कुचालक होते हैं। जो देसी ऊन के कपड़े होते हैं वो अच्छे गर्मी देते हैं। ठीक है, तो जानता और रेशे क्या होते हैं? जंतुओं से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें जानता और रेशे कहते हैं। पादपों से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को पादप रेशे कहते हैं। और अब एक और हम पढ़ेंगे, संश्लेषित रेशे, जो विज्ञान की प्रयोगशाला में पदार्थों के संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगती है, लेकिन ऊनी कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ती, इतना याद रखना। आगे देखिए, कपड़ा मानव, लेकिन जो सूती कपड़े होते हैं इनमें फफूंद लग जाती है। कपड़ा मानव सभ्यता की विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता की विकास की देन है। आगे देखते हैं। जूट सबसे पहले रेशम देने वाला पौधा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रेशम देने वाला सबसे पहला पौधा कौन है, तो आप बताएंगे सर जूट है, जिसकी खोज हुई और खेती की जाने लगी। और सर्वप्रथम खेती दक्षिण पूर्व एशियाई में होती है। दक्षिण पूर्व एशिया क्या होता है? ये ज्योग्राफी का पार्ट है, आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वप्रथम खेती दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। आगे देखिए, भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है, मतलब 4000 वर्ष पहले से होता आ रहा है। रेशम का रेशा जो है वो 2500 ईसा पूर्व में चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ये कुछ फैक्ट होते हैं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। अगला देखो, अपने बिहार में भागलपुर जो है वो रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम तमिलनाडु भी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप में रेशे का निर्माण हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से कौन सा रेशा का निर्माण हुआ? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। और उस रेशे का नाम क्या था? रेयॉन था। ठीक है, चलो आगे देखो। लकड़ी की लुगदी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसका गुण रेशम के समान था। इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशे का निर्माण किया गया, उसका क्या था? रेयॉन नाम था। क्या था? रेयॉन। ये पूर्णतः संश्लेषित रेशा नहीं था। पूर्णतः देखो, इसमें लकड़ी की लुगदी है, तो जो लकड़ी की लुगदी होगी या लकड़ी होगी वो तो पादप स्रोत में आ जाएगी। अभी अपने जानता रेशे, तो पादप रेशे भी तो लकड़ी से ही बनते हैं। हमने पढ़ाया था केले के तनों से निकाले जाएंगे। तो लकड़ी की लुगदी का मतलब होता है लकड़ी को काट के उसका गीला भाग को कूच देना कृत्रिम रेशे द्वारा। जैसे लुगदी आप भोजन जो करते हो ना, और जब भोजन अपन मुख में डालते हैं और उसको चबाते रहते हैं, वो लुगदी बन जाती। कभी कभी जब कुछ चला जाता है तो उसको निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं भोजन को अपन, जिसका गुण रेशम के समान होता है। इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। तो पूछा जाएगा कृत्रिम या नकली रेशम किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे रेयॉन को कहते हैं। याद रखना, इन दोनों क्लासेस से कम 10 से 12 प्रश्न आने हैं। तो जिन्होंने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, दोनों क्लासेस को देखो, कम से 12-13 प्रश्न मिलेंगे। फिर मत रोना, विज्ञान में जो प्रश्न आएंगे 35, उसमें से 13 प्रश्न यहाँ से ही होंगे। अगला देखो, संश्लेषित रेशा रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। इन्हें संश्लेषित रेशा कहते हैं। मतलब हमने बताया ना कि अभी तक आपने पढ़ा पादप रेशे, जानतव रेशे, और एक आ गया संश्लेषित रेशा। रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रयोगशाला में होगा, निर्माण से संश्लेषित रेशे बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे नायलॉन है, डेक्रोन है, टेरिलीन है, पॉलिस्टर है, टेरिकॉट है। ये सुने होंगे, इसमें आपने टेरिकॉट तो सुना होगा, क्योंकि टेरिकॉट अधिकतर महिलाएं अपने परिधान में प्रयोग करती हैं। ठीक है, नायलॉन सुना होगा। नायलॉन की रस्सियां हमारे घरों में यूज की जाती हैं। अब यहाँ अरहर की खेती शायद नहीं होती है, हमें लगता है, बट जब कुछ ट्रॉली में रखा जाता है तो उसको बांधा जाता है, या जैसे धान वगैरह जूट के बोरों में भर के और ट्रॉली पे रखते हैं, ऊंचाई हो जाती है तो उसको नायलॉन की रस्सी से बांधते, मजबूत होती है।
आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। रेयॉन का देखो सुनो, रेयॉन का रेशा भारी, कड़ा और कम लचकदार प्रतीत होता है, और जो रेयॉन होता है यही तो कृत्रिम या नकली रेशा होता है। ठीक है, अगला देखो, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन। जो रेयॉन है इसमें कपास के साथ अगर इसे मिलाएंगे तो बिस्तर की क्या बनेंगी, चादरें बनेंगी, और अगर इसी को ऊन के साथ मिलाकर इसका प्रयोग करेंगे तो हम कालीन या गलीचे बनाते हैं। तो याद रखना कि जो रेयॉन होता है सॉरी, आगे देखते हैं सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए आगे, नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन है, देखो रेयॉन बनाया था संश्लेषित रेशा, ये पूर्णतः संश्लेषित नहीं था। रेयॉन पूर्णतः संश्लेषित नहीं था, उसमें पादप की लुकती प्रयोग की गई थी, इस बात को याद रखना। तो पूछेगा पूर्णतः संश्लेषित कौन है, तो नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग, मतलब इसमें प्राकृतिक कच्चा माल जैसे हमने रेयॉन में किया था ना, लकड़ी की लुगदी, इसमें नहीं किया, उपयोग किए बिना बनाया गया। इसका निर्माण कैसे किया, कोयला, जल और वायु। तो कोई पादप नहीं है, कोयला हमें धरती से मिलता है, जीवाश्म ईंधन है, जल प्रकृति की देन है, हवा प्रकृति की देन है, ठीक है, वायु से प्राप्त किया जाता है। तो अगर पूछा जाएगा पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन है, तो आप उत्तर देंगे सर पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा नायलॉन है। पूछा जाएगा नायलॉन के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। ये मजबूत भी होता है, लचीले का मतलब होता है मोड़दार, अच्छे से मोड़ उड़ जाता है, और हल्का होता है, मतलब इसका जो अपन वेट होंगे बहुत हल्की चीज़, पतले में भी ये मजबूती देता है। अगला देखिए, नायलॉन रेशा वास्तव में इतना मजबूत है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। हमने इसके पहले भी बताया, इतना मजबूत होता है कि इससे हम पैराशूट बना सकते हैं। पैराशूट बहुत ऊंचाई से नीचे आते हैं, पैराशूट के लिए बहुत अच्छा मटेरियल चाहिए होता है। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रेसे बना सकते हैं, चट्टानों पर चढ़ने हेतु, पेड़ों पर चढ़ने हेतु, कुछ चीज़ें बांधने हेतु अच्छा मजबूत चीज़ होता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इस्पात मतलब होता है लोहे, लोहे के तार से ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का तार। याद रखिए, एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए आगे, पॉलिस्टर नायलॉन है, पहले पढ़ा है रेयॉन जो नकली रेशा है, पूर्णतः कृत्रिम रेशा नहीं है, लेकिन नायलॉन पूर्णतः कृत्रिम है। एक पॉलिस्टर होता है, ये भी संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर मतलब एक समूह होता है रेशों का, जिसमें टेरिलॉन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर मतलब वो एक समूह होना, जैसे हमने कह दिया लड़कियां बहुत अच्छी होती, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं, ठीक है, जो कि इसका अपोजिट है। तो क्या मतलब एक समूह ले, जैसे हमने कह दिया विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में हर प्रकार के विद्यार्थी आए ना जो बुद्धिमान होगा, तो ऐसे ही एक पॉलिस्टर है जो संश्लेषित रेशों का क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है, जैसे आपका ग्रुप बना है। ऊन जैसा दिखने वाला एक अन्य संश्लेषित रेशा एक्रेलिक भी है, ये एक्रेलिक भी है, और एक्रेलिक का उपयोग तो हम ऊनी वस्त्रों में होता भी है। ये ऊन जैसे ही दिखते हैं लेकिन ऊन होते नहीं, ऊन जैसे दिखते हैं लेकिन ऊन होते नहीं हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ, सस्ते होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। भैया होगा ही, संश्लेषित रेशा जो होता है अधिक टिकाऊ होगा, सस्ता होगा, और ये प्राकृतिक रेशा, भाई प्राकृतिक रेशे को बनाने में बड़ी समस्या होती है। पहले रेशम का कीट लाओ या जानता रेशे लाओ, अब भेड़ को पहले पाल पोसो, फिर उसका गर्मियों में भेड़ का बाल निकालो, उसकी छटाई करो, कताई करो, बुनाई करो, रोलिंग करो, फिर कितना प्रोसेस होता है। या रेशम कीट निकालना जाता है तो पहले से कीट का पालन करो, फिर अंडे देगा, अंडे से लार्वा बनेगा, लार्वे से कोकून बनेगा, फिर कोकून से हम क्या करेंगे, रेशम निकालेंगे। तो उसमें लंबा प्रोसेस है, इसमें एक वैज्ञानिक मेथड होता है, मशीनों के द्वारा ये बन जाता है। तो इसलिए जो हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा महंगे होते हैं। आगे देखो, सूती वस्त्र जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है और कागज़ जलने जैसी गंध आती है। जो सूती वस्त्र होते हैं वो जल्दी से पीली लौ के साथ जलता है और कागज़ जलने जैसी गंध आती है, ठीक है। रेशम हवा में जल्दी जल जाती है और जलते समय पंखों या बालों के जलने के समय समान गंध आती है। सूती वस्त्र है वो जल्दी से पीली लौ के साथ जलता हुआ कागज़ जलने जैसी गंध आती है।
रेशम हवा में जल्दी जल जाती है और जलते समय पंखों या बालों के जलने समान गंध आती है। सूती वस्त्र होता है जो अब कोई जला नहीं देना तो पीली लौ के साथ जलेगा, और कागज़ जैसे कागज़ जलता है ना उसी जैसी गंध आती है। जो रेशम होता है उसमें क्या है, जल्दी जल जाती है और जलते समय पंखों या बालों, जैसे बाल जल जाते हैं तो उसके समान इसमें गंध आती है। आगे देखते हैं। और जो शुद्ध नायलॉन होता है 100% होता है, यह पिघल जाती है किंतु जलती नहीं है। पिघल जाती है, सोचो पिघलता क्या, प्लास्टिक पिघलता है, जलता नहीं, तो इसलिए तो मजबूत है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले नायलॉन किलो। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन हैं। वाखरवाल, नाली, पाटनवाड़, ये तीनों भेड़ों की नस्लें हैं। भाई ये जानता रेशों के नीचे ही आपकी बुक में लिखे थे तो हमने कहा लिख देते हैं। अगर पूछा जाएगा वाखरवाल, नाली, पाटनवाड़ ये किन की नस्लें हैं, तो उत्तर आएगा सर ये भेड़ों की नस्लें हैं। अगला देखते हैं। जमुनापारी, बीटल, सिरोही, बारबरी और ब्लैक बंगाल, अंगोरा, कश्मीरी ये भेड़ की नस्लें हैं। जो ये बकरियां हैं, ये हमने जमुनापारी, बीटल, सिरोही, बारबरी और ब्लैक बंगाल, ये दूध और मांस के लिए प्रचलित होती हैं। अंगोरा और कश्मीरी ये ऊन के लिए प्रचलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगोरा से अंगोरा ऊन लिखा होगा या मोहायर, याद रखिए मोहायर, ये भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं अंगोरा ऊन लिखा होगा, कहीं मोहायर लिखा होगा। ठीक है। हाँ, कश्मीरी क्या होती है, पश्मीना ऊन मिलती है। कश्मीरी जो बकरी होती है उससे कौन सी ऊन मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। कौन सी ऊन मिलती है, पश्मीना ऊन मिलती है। आगे देखते हैं। जूट के रेशों को पानी में भिगोकर ढीला करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। ये वन लीनियर हमने बना दिया है। जूट के रेशों को जब हम पानी में भिगो देते हैं उसको ढीला करते हैं, हल्का करते हैं, पानी में भिगो के फटकारना, तो उसे क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। रेशम के कीड़ों के कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया, कोकून से, याद रखना जो रेशम के कीड़े होते हैं किस अवस्था से रेशम निकाला जाता है, कोकून अवस्था से निकाला जाता है। और कोकून अवस्था के बाद वयस्क होता है। अगर रेशम का कीड़ा वयस्क हो गया तो फिर रेशम नहीं देगा। तो रेशम के कीड़ों के कोकून से, सोचो जिंदा रेशम के कीड़ों को उबलते हुए पानी में डाला जाता है तब बनती है रेशम। ठीक है। रेशम के धागे की निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रीलिंग कहलाती है। आगे देखो। रेशम कीट का जीवन चक्र अंडे से शुरू होता है, फिर लार्वा, कहीं कहीं लार्वा ना लिख के कैटरपिलर लिखा होगा, वो तुम्हें शब्द समझ में नहीं आ रहा तो हम बोल रहे हैं लार्वा को ही कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरपिलर अवस्था में होता है, फिर प्यूपा बनता है और अंत में वयस्क बनता है। मतलब हम देखो बताते हैं आपको कैसे बनेगा। पहले अंडा होगा, अंडा से बनेगा लार्वा जिसे कैटरपिलर कहते हैं। फिर लार्वा अवस्था में ये सर्वाधिक भोजन करता है, भोजन भी ये शहतूत की पत्तियों का करता है। उससे फिर बनेगा आपका प्यूपा, और प्यूपा से वो वयस्क बन जाएगा। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखते हैं। रेशम उत्पादन प्यूपा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, प्यूपा अवस्था में होता है। तो पूछेगा रेशम से कीड़ों के कोकून, मतलब रेशम के कीड़ों के कोकून से रेशम धागे निकालने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। लेकिन निकलता किस अवस्था है, प्यूपा अवस्था में निकलता है। किस अवस्था में निकलता है, प्यूपा अवस्था। प्यूपा अवस्था से ही ये कोकून का एक आवरण बना लेता है। ठीक है, याद रखना। तो मुझेगा रेशम का उत्पादन प्यूपा अवस्था में होता है। अपने जीवन चक्र में सर्वाधिक भोजन लार्वा अवस्था में होता है। किस में करता है भैया, सबसे अधिक भोजन लार्वा अवस्था में करता है। किस में करता है, लार्वा अवस्था में करता है। शहतूत की पत्तियां खाते हैं। तो पूछेगा जो रेशम का कीट होता है काहे की पत्तियां खाता है, तो शहतूत की पत्तियां खाता है। अगला देखते हैं। रेशम कीटों का मुख्य भोजन शहतूत की पत्तियां हैं। वे इन पत्तियों को खाकर ही अपने शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें भोजन करने के लिए आवश्यक तत्व और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। जो NCERT वाली क्लास रात्रि में देख रहे होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और आप कमेंट जरूर किया करें। रेशम कीड़ों का मुख्य भोजन शहतूत की पत्तियां हैं। वे इन पत्तियों को खाकर ही अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रेशम का धागा मुख्यतः 2 प्रोटीनों से बना होता है। देखो, क्योंकि रेशम जो है एक जानता है, ठीक है, जंतु से प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन होगी, एक फाइब्रोइन प्रोटीन होती है और सेरेसिन प्रोटीन होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेशम के धागे में कौन सी प्रोटीन होती है, तो फाइब्रोइन होती है और सेरेसिन होती है। फाइब्रोइन होती है और सेरेसिन होती है। फाइब्रोइन होती है, ये रेशम का मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है। जो फाइब्रोइन है ये रेशम का मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन है।
और जो सेरेसिन है यह एक गोंद जैसा पदार्थ है जो फाइब्रोइन के चारों ओर लिपटा रहता है। तो पूछेगा जो रेशम का मुख्य धागा होता है, रेशम होता है, धागे में 2 प्रोटीन होते हैं, कौन सा, फाइब्रोइन और सेरेसिन। लेकिन मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रोइन होता है, यही रेशम का संरचनात्मक होता है। ठीक है, जो सेरेसिन होता है एक गोंद जैसा पदार्थ होता है, ये फाइब्रोइन के चारों ओर लपेटा हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। आगे देखते हैं। चलिए, क्लास आपकी पूर्ण हो गई और यहाँ आपका रेशम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है, हाँ एक ज़रूरी सूचना ज़रूर सुन लीजिए कि आपकी जो इतिहास की क्लास आती थी अब वो कंटिन्यू होगी और इतिहास पूरी पढ़ा दी जाएगी आपको, तभी दूसरा विषय प्रारंभ किया जाएगा। तो इतिहास हम जहाँ से पढ़ रहे थे वहीं से कंटिन्यू कल सुबह 5 बजे मिलते हैं और आज रात्रि पुनः 8 बजे विज्ञान की NCERT क्लास में धमाकेदार जोर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतिम श्रावणी सोमवार की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।